प्रदेश हमारा का वक्त हुआ। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत कोटपुतली से आ रही बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर पिता समेत 12 लोगों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। युवती ने पिता समेत सभी पर रेप का मामला दर्ज कराया है। कर्ज चुकाने के लिए पीड़िता से गलत काम किया करता था। कोटपुतली के कई सफेदपोश लोगों पर भी उसने आरोप लगाए हैं। डीएसपी मदनलाल जैफ मामले की जांच कर रहे हैं। कोटपुतली शहर का यह मामला है। तो कोटपुतली की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर एक पिता समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। युवती ने अपने पिता समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और फिलहाल आपको बता दें, कहा जा रहा है कि कर्ज चुकाने के लिए पीड़िता से गलत काम कराता था। और जानकारी के लिए इस खबर पर बात करेंगे। हीरा लाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो कलयुगी पिता का आखिर ये कहें कि पाप का घड़ा फूट गया और बेटी का सब्र का बांध टूटा, उसने शिकायत की है। जी बिल्कुल, देखिए कोटपुतली शहर का मामला है, जहां एक युवती ने पुलिस थाने पहुंचकर अपने पिता समेत करीबन 1 दर्जन लोगों पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका पिता पिछले 5 साल से दुष्कर्म कर रहा था और जो बताया जा रहा है कि उस पर कर्जा था। इसको लेकर उसने, जब ये बच्ची नाबालिग थी उस समय उसने उसको धमकाया और दुष्कर्म किया। इसके बाद जो कुछ अन्य लोग थे, जो सफेदपोश लोग बताए जा रहे हैं, उनको भी वो अपने घर लाता और बच्ची से गलत काम करवाता था। पीड़िता जब अब 18 साल की हुई, बालिग हुई, उसके बाद वह पुलिस थाने पहुंची और उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपका शुक्रिया हीरालाल सैन, इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। यह खबर सिरोही से आ रही है, जहां जावाल में आपसी रंजिश को लेकर लाठी भाटा जंग हो गई। लाठियों से एक दूसरे पर टूट पड़े दो धड़े, दो पक्ष। जावाल के गोल रोड की यह घटना है। 5 से 10 लोगों ने एक दूसरे पर लोहे के सरिये से भी हमला किया। घटना में 4 लोगों का सिर फट गया है। सभी घायलों को लाया गया है सिरोही के ट्रॉमा सेंटर में। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। प्रतीक हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, कुल कितने लोग घायल हुए हैं? विवाद किस वजह से हुआ और हालत कैसी है घायलों की? जी रविंद्र, बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये मामला जो है जावाल के गोल गांव पर पेट्रोल पंप पर जो हुआ है, वहां पर देखा जाए तो एक दलित कास्ट की जो लड़की को बेचने के मामले में पंचायती चल रही थी, जिसको लेकर आपस में ही एक दूसरे के समधी जो है लाठी बाटा जंग हो गई। इस लोहे के सरियों से जो हमला किया गया, जिसमें जो है 4 लोग से गंभीर घायल हुए हैं और इनको सिरोही के ट्रॉमा सेंटर लाया गया है, जिनका उपचार जो है मेडिकल टीम के द्वारा किया जा रहा है। और वहीं इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस ने एमएनसी रिपोर्ट दर्ज कर दी है, मामले की जांच में जुटी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज भी समाज में जो है इस पंचायती को लेकर जो इस प्रकार की जंग होती है वो बड़ी ही निंदनीय है। जी रविंद्र, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को ब्रेक करने के साथ जानकारी देने के लिए प्रतीक सोलंकी, आपका फिलहाल शुक्रिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मुख्यमंत्री से आज मिले हैं। जी हां, सीएमआर में दोनों ही के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई है। कल रेल मंत्री वैष्णव के जयपुर में कई सारे कार्यक्रम हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं। सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की है। तो आपको ये तस्वीर और ये खबर बता रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए पहुंचे और ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है। सीएमआर में दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। जयपुर की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खान विभाग की समीक्षा बैठक की। अवैध खनन पर पुख्ता लगाम लगाने की अधिकारी को ये कहें कि तस्दीक की है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्शन मोड में नजर आते हुए एक के बाद एक समीक्षा बैठक विभागों की कर रहे हैं। इसी कड़ी में खान विभाग की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें समीक्षा की गई और मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है, अवैध खनन पर पुख्ता लगाम लगाएं अधिकारी। किसी भी तरह की अवैध खनन की जो कार्रवाई है या कहे कि अवैध खनन का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 टूक कह दिया मुख्यमंत्री ने। इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव से पहले जीत की रणनीति बनाने में बीजेपी जुटी है और इस दौरान अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक करीब 6 घंटे लंबी चलेगी, जिसमें लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। यानी लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है और इसी कड़ी में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।
स्वाभाविक रूप से एक लोकसभा की तैयारी की बैठक वो है, उसमें पार्टी के सभी सीनियर नेता उस बैठक में रहने वाले हैं और एक मंथन चिंतन, आगे की दिशा किस प्रकार से कार्य योजना बने, हमको कौन कौन से मुद्दे लेके जाने, क्या तैयारी उसकी करनी है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण बैठक कल रहने वाली है और उसकी एक अच्छी तैयारी पार्टी की ओर से हुई है और एक 5-7 घंटे की बैठक रहेगी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक माहौल परवान चढ़ने लगा है। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बीजेपी हुई मुखर। जनता ने भारत जोड़ो यात्रा को किया था दरकिनार। लफाजी से नहीं चलेगा काम दिलाएगा पहचान। 5 सदी का प्रण पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस समारोह में शामिल होंगे। इस ऐतिहासिक अवसर का गवाह बनने देश भर की तमाम नामचीन हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। जाहिर है इसे युगांतकारी घटना बताया जा रहा है। और मैं ये मानता हूं कि ये घटना भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो है वो इस सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना के रूप में आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में अंकित होगी। इसे संयोग कहें या कुछ और, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह से चंद दिन पहले राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों से गुजरेगी। देश के 115 जिलों से गुजरने वाली यात्रा का समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा। दूसरी यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से पूर्व से पश्चिम गुजरात होते हुए महाराष्ट्र मुंबई तक पहुंचेगी। 14 जनवरी 2024 को यात्रा शुरू होगी और 20 मार्च 2024 को मुंबई में समाप्त। कांग्रेस का आरोप है कि देश में पिछले 10 वर्षों में अन्याय बढ़ा है। कांग्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार देश में हर वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। 4 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। 2 करोड़ नौकरियां हर साल का वायदा था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां, लेकिन हकीकत है नौकरियां मिली नहीं, उल्टा 4 करोड़ युवा बेरोजगार हुए हैं। केंद्र सरकार पर कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने कड़ा जवाब दिया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता अगर ऐसा कोई बयान दे रहे हैं तो वो हमारा नहीं, जनता का अपमान कर रहे हैं, है ना। ये उनको सोचना है और मुझे लगता है कांग्रेस की फितरत में है जनता का अपमान करना और इसीलिए जनता उनको बार बार रास्ता दिखा रही है। राम मंदिर के मामले पर बोलते हुए अलका लांबा ने कहा कि देश में धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, जबकि कांग्रेस धर्म राजनीति को अलग अलग रख कर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन यात्रा की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि राम मंदिर समारोह के प्रभाव को कम करने के लिए राहुल गांधी यात्रा शुरू कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया और अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर प्रबंधन की ओर से मंदिर निर्माण का एक वीडियो रिलीज किया गया है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को तय किया गया है। मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से मंदिर निर्माण का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें मंदिर निर्माण के सफर को दिखाया गया है। मंदिर के अंतिम डिजाइन के दृश्यों को वीडियो में देखा जा सकता है। इसमें मंदिर की नींव रखने से लेकर
अब तक के निर्माण की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। The three holy rivers, the Ganga flowing from the glaciers of Himalaya, the Yamuna flowing from the North Plains of Bharat, and the Saraswati River grace the Abu Dhabi Mandir. मास्टर प्लान के डिजाइन को 2020 की शुरुआत में पूरा किया गया था। ऐतिहासिक मंदिर का काम समुदाय के समर्थन, भारत और यूएई के नेतृत्व से पूरा किया गया। मंदिर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पत्थर की नक्काशी के माध्यम से प्रमाणिक प्राचीन कला और वास्तुकला को पुनर्जीवित किया जाएगा। मंदिर का डिजाइन वैदिक वास्तुकला और मूर्तियों से प्रेरणा लेता है। We've transported over 200,000 cubic feet of sacred stone in more than 700 containers. Amidst tough global challenges like pandemic and wars, this was only possible due to faith and collaboration. कई मूर्तियां और नक्काशी भारत के कारीगरों द्वारा बनाई गई है और आबू धाबी भेज दी गई। इस क्षेत्र का पहला पत्थर हिंदू मंदिर होगा। ये इस क्षेत्र का पहला पत्थर से बना हिंदू मंदिर होगा और पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा होगा। इसका निर्माण 700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और इसमें गुलाबी बलुआ पत्थर और संगमरमर के अग्रभाग के साथ 7 शिखर शामिल किए गए हैं, जो देश के प्रत्येक अमीरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर आबू धाबी में अल बाकवा नाम की जगह पर 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बन रहा है। हाईवे से सटा अल वाकबा आबू धाबी से तकरीबन 30 मिनट की दूरी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुबई के दौरे पर वहां के ओपेरा हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने मंदिर की आधारशिला रखी थी और अब 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी मंदिर का उद्घाटन करने जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंची। बीजेपी कार्यालय में उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में एकजुटता का संदेश दिया। इसके बाद दिया कुमारी ने नगर परिषद टाउन में अपना संस्थान के आयोजित हरित संगम 2024 मेले में भी शिरकत की और तुलसी पौधे पर पानी देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। साल बाद ये इतना लंबा इंतजार जो था ये पूरा हो रहा है। हमारे हमारे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और आप सभी को अपने अपने घरों में अपने अपने पूरे क्षेत्र में दिवाली मनानी है, भव्य दिवाली मनानी है। सभी को बहुत ही इतना अच्छा दिन कभी सोचा भी नहीं था कि आएगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ठान लिया था कि नहीं, हम तो सब मिलकर राम मंदिर तो बनाएंगे और बहुत जल्दी बनाएंगे। और आपने देख लिया कि ये दूसरे कार्यकाल में चुनाव से पहले ही ये काम हो गया। लेकिन भीलवाड़ा का कार्यकर्ता तो बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता है और उसी को लेकर हमको अब सांसद का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, उसमें भी ध्यान रखना है। भीलवाड़ा जिले के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र में प्रथम वर्ष की छात्रा का गला रेत कर हत्या करने का मामले में भीलवाड़ा पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को महज 6 घंटे के भीतर अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के मुख्य आरोपी और हत्या में सहयोग देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि प्रेम प्रसंग के चलते मुख्य आरोपी ने छात्रा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं। आज बरसनी गांव में सुबह SHO शंभूगढ़ को इत्तला मिली थी कि वहाँ एक बच्ची का मर्डर हो गया है। तो उसके बाद में यहाँ से FSL टीम और MOB और MOV टीम को डॉग स्क्वाड को भिजवाया गया। मैं खुद ही मौके पर जाकर के मौके की देखा गया
और इन्वेस्टिगेशन से अब तक ये घटना का खुलासा में 3 आरोपियों के बारे में जानकारी मिली है। तीनों को राउंड अप कर लिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरण में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पेपर लीक के 5 गुनहगारों को गिरफ्तार किया है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। धरा गया सुरेश ढाका का जीजा, हत्थे चढ़ा बाबूलाल का भतीजा, गिरफ्त में पेपर लीक के गुनहगार, सरगना की गिरफ्तारी का इंतजार। प्रदेश की बीजेपी सरकार पेपर लीक के गुनहगारों को दबोचने का वादा पूरी शिद्दत से निभा रही है। पदभार संभालते ही सीएम भजन लाल ने पेपर लीक की जांच के लिए जिस एसआईटी का गठन किया था वो अपने काम में जुट चुकी है। इस बीच पेपर लीक की जांच में केंद्रीय एजेंसी ईडी भी एक्टिव हो गई है। दरअसल प्रदेश में पिछले साल हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में ईडी को करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत मिली थी। इसके बाद से ही ईडी इस मामले की जांच में जुटी है। गुरुवार को ईडी ने पेपर लीक में शामिल 5 आरोपियों सुरेश साहू, विजय डामोर, पुखराज, पीराराम और अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया। इनमें सुरेश साहू पेपर लीक के मुख्य सरगना सुरेश ढाका का जीजा है, जबकि विजय डामोर आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा का भतीजा है। आपको बता दें कि विजय डामोर ने ही आरपीएससी में मूल पेपर आउट किया था। मूल पेपर के सभी सवाल विजय ने ही रजिस्टर में दर्ज किए थे। ईडी ने इन 5 आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर लिया है। गौरतलब है कि बाबूलाल कटारा अप्रैल से ही जेल में है। पिछले साल हुए पेपर लीक मामले में ईडी ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी को कई सारे सबूत हाथ लगे थे। इसके बाद बाबूलाल कटारा, सुरेश बिश्नोई, सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण और शेर सिंह मीणा की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की गई थी। गिरोह का सरगना सुरेश ढाका करीब 12 महीने से फरार चल रहा है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में कई बड़े चेहरों से पर्दा उठने की उम्मीद लगाई जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। जोधपुर के लांबा गांव में मर्डर के आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि अनिल बिश्नोई ने जमीन का अतिक्रमण कर इस घर को बनाया था। प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं। क्राइम किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। अपराधियों के खिलाफ एक्शन में सरकार। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में लांबा गांव में हत्या के आरोपी अनिल बिश्नोई के अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। जोधपुर में पहली बार किसी हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और इसका मकसद साफ है कि सूबे में क्राइम किया तो खैर नहीं। जानकारी के मुताबिक अनिल बिश्नोई के साथ साहिल नाम के आरोपी के मकान पर भी कागजी कार्रवाई के बाद बुलडोजर चलना तय है। जो भी अपराधी हैं वो जो एक वर्चस्व समाज में बना के रखते हैं और विभिन्न तरह के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उन्हें हर तरह से उन पे शिकंजा कसा जाए। आईपीसी के तहत जो उनका अपराध बनता है उसके खिलाफ तो हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी समाज में एक वो दबंगई का एक जो मैसेज देते हैं उसके खिलाफ भी शिकंजा कसने का एक प्रयास है और आगे भी ऐसी कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। पुलिस कुख्यात बदमाशों की लिस्ट तैयार कर बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। आरोपी अनिल बिश्नोई के खिलाफ ये कार्रवाई उसी कोशिश का नतीजा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इस कार्रवाई पर साफ तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सर, एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज लांबा ग्राम में हो रही है। एक आरोपी है हत्या का आरोपी, उसके परिवार की जो भूमि है उसे अतिक्रमण मान के हटाया जा रहा है। ऐसी सैकड़ों जमीनें जो है उसी गांव में चिन्हित है, लेकिन इसी को क्यों चुना गया? सर देखिए, मैंने तो जस्ट अभी ज्वाइन किया है, मुझे इस मैटर की इन डेप्थ जानकारी नहीं है और मैं इसकी जानकारी करके आरोप है कि 23 दिसंबर 2023 की रात आरोपी अनिल बिश्नोई ने अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर गांव की एक महिला को चाकू से गोदकर मार डाला था। इतना ही नहीं, घर में मौजूद 2 मासूम बच्चों पर भी जानलेवा हमला किया। आरोप है कि दोनों चोरी के इरादे से घर में घुसे थे।
लेकिन चोरी में नाकाम होते देख उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वारदात के बाद से परिवार समेत गांव वाले कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महिला की हत्या के 4 दिन बाद गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा था। जोधपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। श्री गंगानगर के आरायण गांव में दम घुटने से एक दंपति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ठंड से बचाव के लिए दोनों कमरे में अंगीठी जलाकर सोए हुए थे। हादसे की जानकारी उस वक्त लगी जब परिवार के सदस्यों ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अंगीठी जलाकर सोने वाले सावधान, ठंड से राहत पड़ जाएगी, जान पर भारी। कड़कड़ाती ठंड का सितम जब जब बढ़ता है, राहत के लिए अंगीठी का ख्याल बरबसी आने लगता है। फिर दिन हो या रात, ये राहत जरूरी के बाद मजबूरी बन जाती है और मजबूरी मौत की वजह। श्री गंगानगर के आरायण गांव के लोग सहमे हुए हैं, हैरान भी हैं कि आखिर एक रात में क्या से क्या हो गया। जिस अंगीठी को ठंड से राहत पाने के लिए कमरे में रखा गया, वही 2 लोगों की मौत की वजह बन गई। परमजीत सिंह और उनकी पत्नी रात के वक्त अंगीठी जलाकर सोए हुए थे, लेकिन सुबह लाख कोशिशों के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो कुंडी तोड़ी गई, जहां दोनों की मौत हो चुकी थी। बंद कमरे में आग या हीटर का प्रयोग ना करें। दरवाजे या खिड़की को थोड़ा सा खुला रखें ताकि ताज़ा हवा आती जाती रहे और ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। इसके अलावा आग या हीटर से हवा काफ़ी सूखी या ड्राई खुश्क हो जाती है और जिन लोगों को सांस की दिक्कत है उनको सांस की दिक्कत बढ़ सकती है। इसके लिए जब भी आप हीटर का प्रयोग करें तो पास में बर्तन में पानी रख सकते हैं या फिर ह्यूमिडिफायर का प्रयोग भी कर सकते हैं। डॉक्टरों की माने तो बंद कमरे में हीटर या अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा कई जहरीली गैस निकलती हैं। कमरे में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और आखिर में ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है। ये गैस सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचकर खून में मिल जाती है। इससे खून में हीमोग्लोबिन का स्तर घट जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। हर साल ठंड के सीजन में जानकारी के अभाव में न जाने कितने लोग मौत का शिकार होते हैं। ऐसे में अगर आप अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क रहें और सावधानी से इसका इस्तेमाल करें। सावधानी से करें अंगीठी का इस्तेमाल। घर में वेंटिलेशन हो तभी अलाव, हीटर या ब्लोअर जलाएं। अलाव जलाकर उसके पास ना सोएं। घर में बच्चा है तो इस्तेमाल ना करें। कमरे में अगर ज्यादा लोग सो रहे हैं तो ऑक्सीजन का स्तर तेजी से कम होता है। अंगीठी पर कोई खाना बनाता है तो सोने से पहले उसे ठीक से बुझा देना चाहिए। सांस और किडनी के मरीज अंगीठी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।